हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल। वेलकम टू @Raghukul Alpha Academy। आज हम बायोलॉजी का सेल बायोलॉजी देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सब लोग सेल बायोलॉजी देखिए। तो सेल बायोलॉजी पहले समझते हैं फिर लिखेंगे। ठीक है, तो सेल बायोलॉजी में शब्द आता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी ग्रीक टर्म है। कैसा शब्द है? ग्रीक टर्म। ग्रीक मतलब ये दो शब्दों के मेल से बना है। पहला है साइटो और दूसरा क्या है? लॉजी। साइटो मीन्स क्या होता है? साइटो मीन्स होता है सेल एंड लॉजी मीन्स क्या होता है? स्टडी। तो स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी, या कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। अब ये साइटोलॉजी कहां से आया होगा, कैसे बना होगा? तो क्या होता है, एक थे एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। और एंटोनी वॉन लीeuwenhoek क्या थे? बायोलॉजिस्ट थे, मतलब जीव विज्ञान के एक वैज्ञानिक थे। और किस में रिसर्च कर रहे थे? साइटोलॉजी में। लेकिन ये पहले रिसर्च नहीं किए साइटोलॉजी में। इसके लिए क्या किया कि वैज्ञानिक लोग होते हैं, जो कुछ लोग ज्यादा पढ़ते हैं तो अपने रहन सहन या अपनी दैनिक जीवन को क्या हो जाता है? भूल जाते हैं। तो वो क्या किए कि वो ब्रश व्रश करते नहीं थे, रिसर्च में लगे रहते थे। तो उनका दांत क्या हो गया? सड़ गया। तो दांत जैसे ही सड़ा तो उनके मसूड़े में से पस आने लगा। तो जब पस आया तो पस ऐसे लेके निकाला और पहली बार सूक्ष्मदर्शी से देखा कि वो पस है क्या। तो सूक्ष्मदर्शी से जब देखा उन्होंने, तो एक छोटी सी सेल दिखाई दी। जब उसका मैग्निफिकेशन किया गया सूक्ष्मदर्शी से, तो क्या दिखाई दिया? कोशिका दिखाई दी। इसी से पता चलता है कि कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। इसके पीछे की कहानी थी। और पहली बार जीवित कोशिका मतलब लिविंग सेल की खोज, मतलब जीवित कोशिका की खोज, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो किसने की थी? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। लेकिन कभी कभी एग्जाम में आपसे यह पूछता है कि पहली बार मृत कोशिका की खोज किसने की? तो मृत कोशिका की खोज क्या किया? एक रॉबर्ट हुक थे। ठीक है, तो ये रॉबर्ट हुक ने पहली बार लकड़ी लेके आए, और लकड़ी के ऊपर की क्या होती है? छाल होती है। तो वो मरी हुई छाल को इन्होंने देखा सूक्ष्मदर्शी से। तो अगर पूछा जाए कि पहली बार सेल की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, इसीलिए रॉबर्ट हुक ने कैसी सेल की खोज की थी? नॉन लिविंग मतलब मृत सेल की खोज की थी। ठीक है, अब कहां किए थे? कैम्बियम। कौन सी कैम्बियम? कॉर्क कैम्बियम में की थी। अभी कॉर्क कैम्बियम क्या होता है? जो छाल होती है उसी को कॉर्क बोला जाता है, कॉर्क कैम्बियम। अब क्या होता है कि इसी के क्रम में जब सेल की खोज हुई, इसी के क्रम में सूक्ष्मदर्शी का विकास हुआ। पहले आया सरल सूक्ष्मदर्शी, फिर उसके बाद आया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, फिर उसके बाद आया इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की डिस्कवरी किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी करने वाले थे नॉल एंड रस्का। अब सेल डायरेक्ट तो बनती नहीं है, सबसे पहले सेल बनने के लिए कोई ना कुछ चाहिए। तो पूरे विश्व में सबसे छोटा क्या होता है? अणु होता है कि परमाणु होता है? पहले परमाणु होता है ना? तो सबसे पहले क्या आता है?
परमाणु आता है। अब परमाणु खूब सारे जब मिल जाते हैं तो क्या बनता है? अणु। और जब अणु खूब सारे मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? पदार्थ, सबस्टेंस। और जब पदार्थ खूब सारे मिल जाए तो क्या बन जाता है? जटिल पदार्थ। और जब कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस खूब सारे मिल जाए, जैसे अमीनो एसिड, फैट, प्रोटीन, ये सब मिल जाते हैं तो बन जाता है क्या? कोशिका, या इसी को बोल सकते हैं सेल। फिर अगर खूब सारी कोशिका इकट्ठा हो जाए एक जैसी, जैसे हाथ बना है तो हाथ की कोशिकाओं से बना ना, तो खूब सारी जब कोशिका इकट्ठी हो जाए तो उसको बोलते हैं क्या? ऊतक। तो एक समान कोशिकाओं के समूह को क्या बोला जाता है? ऊतक। इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्या? टिश्यू। अब जब खूब सारे टिश्यू या ऊतक मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? अंग। जैसे हाथ, पैर, नाक, कान, ये सब अंग है, तो अंग बन जाता है। अंग को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गन। और जब खूब सारे अंग, जैसे पेट में क्या क्या अंग है? आंत है, ये एलिमेंट्री कैनाल है, बहुत सारे अंग हैं। तो खूब सारे जब अंग मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं अंग तंत्र। अब तंत्र तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे डाइजेशन सिस्टम, जैसे पाचन तंत्र, जैसे नाक से कौन सा तंत्र बन जाएगा? श्वसन तंत्र। जैसे ऑर्गन से कौन सा बन जाएगा? इंटीग्रेटिव सिस्टम बन जाएगा। जैसे दिमाग या ब्रेन से या मेरुरज्जु से कौन सा सिस्टम बन जाएगा? नर्वस सिस्टम। तो तंत्र बन जाता है। कई सारे जब अंग मिलते हैं तो क्या बन जाता है? अंग तंत्र बन जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम बोला जाता है। और जब खूब सारे ऑर्गन सिस्टम, मतलब जैसे उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये कई सारे जब सिस्टम मिल जाते हैं तो पूरा बन जाता है बॉडी। पूरा बॉडी यहां पास बन जाता है। तो इसको सबसे पहले उतारिए, फिर आगे करते हैं। तो यहां पास साइटोलॉजी इज अ ग्रीक टर्म, टू टर्म से मिलकर बना है, पहला साइटो और दूसरा लॉजी। साइटो मींस क्या होता है? सेल, एंड लॉजी मींस क्या होता है? स्टडी। अब रॉबर्ट हुक ने पहली बार नॉन लिविंग सेल की खोज की थी, और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार लिविंग सेल की खोज की थी। कई सारे परमाणु मिलके अणु बनते हैं, वैसे परमाणु से भी छोटे होते हैं, जिसको बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इससे भी छोटे होते हैं, फर्मियन, बोसॉन्स, कई सारे होते हैं। तो परमाणु मिलके अणु बनता है, अणु मिलके पदार्थ बनता है, पदार्थ कई सारे मिल जाए तो जटिल पदार्थ, और जटिल पदार्थ कई सारे मिल जाए तो कोशिका, और कोशिका से बन जाता है ऊतक, और ऊतक से बन जाता है अंग, और अंग से बन जाता है अंग तंत्र, और इससे पूरी बॉडी बन जाती है। अब आगे चलते हैं। अच्छा, ये चीज किसने बताया था? यहां पास सर्वप्रथम सेल थ्योरी, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत, इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं सेल थ्योरी, गिवन बाय स्लीडन एंड स्वान। स्लीडन एंड स्वान, तो दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका की का सिद्धांत दिया, कोशिका की थ्योरी दी। पहला था स्लीडन और दूसरा स्वान। तो कोशिका तो दो प्रकार की होती है, एक को बोलते हैं जंतु कोशिका और एक को बोलते हैं पादप कोशिका। तो स्वान, स्वान किसका मतलब है? स्वान मतलब, स्वान किसको बोलते हैं?
स्वान। डॉगी जो कुत्ता होता है उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? स्वान बोलते हैं। तो डॉगी एनिमल है कि पादप है? एनिमल है। इसलिए अगर पूछा जाए कि एनिमल सेल या जंतु कोशिका के लिए सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया? स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया। जबकि अगर पूछा जाए प्लांट सेल के बारे में कौन सिद्धांत दिया? तो स्लीडन ने दिया। अब इनका सिद्धांत ये कहता है, पहला पॉइंट ये था इनका कि कोई भी बॉडी, देखिए कोई भी बॉडी या कोई भी अंग का सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सबसे छोटी इकाई इन्होंने मान लिया किसको? कोशिका को। तो किसी भी जीव का निर्माण किससे होता है? कई सारी छोटी छोटी कोशिकाओं से होता है। तो इनका पहला पॉइंट यही था, किसी भी जीव का निर्माण कई कोशिकाओं से होता है। इनका दूसरा पॉइंट यह था कि कोशिका किसी भी जीव के लिए संरचनात्मक और कार्यात्मक क्या होती है? इकाई होती है। इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्वेश्चन आता है, जीवन का भौतिक या जीवन का संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन है? तो कौन है? सेल है। कौन है? कोशिका है। तो क्वेश्चन आते हैं इससे। अगला पॉइंट ये था इनका कि एक कोशिका अपने ही जैसे नई कोशिका क्या कर देती है? बनाती है। या पुरानी सेल कोशिका अपने जैसे ही नई कोशिका बनाती है। अब यहां पास आपका 3 पॉइंट क्लियर हो गया। अब एक चीज और जानना जरूरी होता है साइटोलॉजी में कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो वर्षा बताइए आप, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? नहीं पता? सबसे बड़ी कोशिका, पूरे विश्व की सबसे बड़ी कोशिका होती है ऑस्ट्रिच का अंडा। शुतुरमुर्ग पता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। तो अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी कोशिका, इंग्लिश में अगर बोले तो लार्जेस्ट सेल क्या होता है? ऑस्ट्रिच एग, हिंदी में शुतुरमुर्ग का अंडा। अभी कितना बड़ा होता है? नारियल देखे हैं? नारियल के बराबर होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। अगला अगर देखें तो दूसरा, स्मॉलेस्ट पूछा जाए, स्मॉलेस्ट सेल, पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका। तो सबसे छोटी कोशिका वैसे होती है वायरस और बैक्टीरिया की, लेकिन इसमें बैक्टीरिया है। और कौन सा बैक्टीरिया है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। तो अगर पूछा जाए कि पूरे विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। यह एक तरह का क्या है? बैक्टीरिया या इसे जीवाणु भी बोल सकते हैं। अब अगर मैं पूछूं कि मानव में, क्योंकि क्वेश्चन तो आएगा मानव से रिलेटेड, तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या है? पता है किसी को? मानव में सबसे बड़ी कोशिका, अरविंद पता है? नहीं पता?
तो मानव में अगर देखा जाए, इन ह्यूमन, अगर इन ह्यूमन देखा जाए तो सबसे बड़ी कोशिका, लार्जेस्ट सेल क्या होता है? ओवम। फीमेल में ओवम पाया जाता है ना? तो फीमेल में ओवम, हिंदी में अंडाणु। तो अगर पूछा जाए मानव में सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका क्या है? अंडाणु या ओवम, या इसी को एग भी बोल सकते हैं, वैसे ओवम के नाम से आता है। दूसरा है मानव में सबसे छोटी कोशिका। अगर सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए मानव में, तो स्मॉलेस्ट सेल इन आवर बॉडी कौन है? इसमें मेल आता है। मेल में क्या? स्पर्म, हिंदी में शुक्राणु। हिंदी में शुक्राणु। और अगर पूछा जाए सबसे लंबी कोशिका, यहां पास तो बड़ी हो गई, फिर छोटी हो गई, और उसके बाद अगर पूछा जाए सबसे लंबी कोशिका, मतलब लॉन्गेस्ट सेल, तो सबसे लंबी कोशिका मेल और फीमेल दोनों में होती है। उस सेल का नाम है न्यूरॉन्स सेल, जो कहां पाई जाती है? स्पाइनल कॉर्ड में या ब्रेन में पाई जाती है। तो सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? न्यूरॉन सेल, ये सबसे लंबी, हिंदी में बोलते हैं इसको न्यूरॉन, या इसी को तंत्रिका कोशिका। तो सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। तो यहां पास कई पॉइंट क्लियर हुए। जैसे फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? कौन है फादर ऑफ साइटोलॉजी? रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका की खोज किसने की? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और अगर मैं पूछूं सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर सबसे छोटी कोशिका पूछूं तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। अगर मैं पूछूं इन अ ह्यूमन, मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या है? ओवम। और सबसे छोटी कोशिका क्या है? स्पर्म या शुक्राणु। और सबसे लंबी कोशिका क्या है? न्यूरॉन्स। अब आगे आगे देखते हैं। सब लोग उतार लिए? साथ साथ उतारते भी जाना, ठीक है। तो आगे देखते हैं। एक होता है रीजनरेशन। रीजनरेशन, हिंदी में बोलते हैं इसको पुनरुद्धावन या पुनर्निर्माण भी बोल सकते हैं। पुनर्निर्माण, रीजनरेशन। अब रीजनरेशन सबसे ज्यादा कहां होता है पता है? अच्छा, आप लोग हेलमेट क्यों लगाते हैं? पता है क्यों? नहीं पता। हेलमेट इसलिए लगाते हैं क्योंकि अगर आपके ब्रेन में धोखे से भी लग गया या चोट लग गई, तो वो तुरंत नहीं बनता है, मतलब बनता ही नहीं है, ना के बराबर बनता है। तो कुछ ऐसी कोशिकाएं होती है जो दोबारा नहीं बनती हैं, जैसे न्यूरॉन्स सेल। अब क्यों नहीं बनती होगी? वजह यह है कि एक होता है सेंट्रोसोम, जिसको बोलते हैं कोशिकांग। ये कोशिकांग जो होता है, कोशिका को क्या करता है? विभाजित करवाता है, डिवाइड करवाता है। इसलिए सेल डिवाइडरी किसे बोला जाता है? सेंट्रोसोम को बोला जाता है। तो हमारे बॉडी में मेरू रज्जु हो गया, ये स्पाइनल कॉर्ड हो गई, और ये ब्रेन वाला पार्ट है, इसमें क्या नहीं पाया जाता? इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। यही कारण है कि इसको और इसको बचा के रखना पड़ता है। लेकिन अगर पूछा जाए पूरे बॉडी में सबसे ज्यादा विभाजित कहां होता है सेल, तो सबसे ज्यादा विभाजित होता है यहां पास। यहां पास क्या है? लीवर, हिंदी में क्या बोलते हैं? यकृत। तो यकृत एक ऐसा अंग है जिसको आप इतना, मतलब यकृत ऐसे होता है,
ये इसको इतना भी काट दो, 1 महीने बाद देखना ये पूरा बन जाएगा। तो अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन या रीजनरेशन किसमें होता है, लीवर में होता है। क्यों होता है? अगर लीवर में कोई चाकू भी मार देना तो वो ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, सेंट्रोसोम, है ना। अभी आप पूछेंगे कि सेल कैसे डिवाइड होती है, तो सेल होती कैसे है, ये देखिए सेल होती है ऐसे, ये बीच वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस या केंद्रक बोलते हैं। इसमें एक लिक्विड भरा होता है, इस लिक्विड का नाम होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, और बाहर की तरफ एक लिक्विड भरा होता है, इसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। तो क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच ये मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली होती है जिसमें छोटे 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 छिद्र बने होते हैं, जिसके वजह से ये साइटोप्लाज्म इसके अंदर आता है और न्यूक्लियोप्लाज्म इसके बाहर आता है। मतलब अंदर कौन गया, साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियोप्लाज्म बाहर आता है, और यही चलते रहता है। लेकिन मान लेते हैं कि यहां से 20% ही क्या गया, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर गया, लेकिन यहां से न्यूक्लियोप्लाज्म निकला कितना, 50%। तो यहां बैलेंस गड़बड़ा गया। तो जब अगर ये 20% है, ये भी 20% है, तो सेल को कुछ नहीं होगा, कोशिका में कोई काम नहीं होगा। लेकिन अगर ये 20% है और ये 50% हो गया, मतलब अगर रेशियो बिगड़ता है तो ये कोशिका सहन नहीं कर पाती और कोशिका क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो कोशिका का विभाजन कैसे होता है आपको पता चलेगा। कोशिका क्यों विभाजित होती है पता चला, क्यों होती है, NC रेशियो, न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म रेशियो के वजह से होती है। अगर ये रेशियो गड़बड़ाया तो कोशिका क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। अब आगे की कहानी ये है कि अगर कोशिका ज्यादा डिवाइड होने लगे तो क्या होगा। अगर पूरे बॉडी में कहीं भी, सपोज करिए मैं यहां कट गया, कट लग गया, और कट लगने के बाद क्या होता है, ये कट लग गया। जैसे ही कट लगता है तो क्या होता है, यहां से नई कोशिका बनती है, कुछ दिन बाद नया जनरेशन होता है, तो नई कोशिका बनती है। तो मान लेते हैं यहां से 100 कोशिका कटी, तो अगर 100 कोशिका बन गई तो सही है, 50 भी बनी तो भी सही है। लेकिन अगर 100 कोशिका के जगह यहां बन जाए 1,00,000 कोशिका, जरूरत थी कितने की, 100 कोशिका की, लेकिन बन गई यहां कितनी, 1000 कोशिका, तो क्या होता है, तब ये बन जाता है कैंसर। तो कैंसर किसे बोलते हैं, जब कोई कोशिका जरूरत से ज्यादा क्या होने लगे, विभाजित होने लगे। क्योंकि यहां तो जगह कितनी कोशिका की है, 100 कोशिका के लिए है, या ज्यादा से ज्यादा 150 कोशिका के लिए। लेकिन अगर कोई भी अंग में जरूरत से ज्यादा क्या होने लगे, कोशिका का विभाजन होने लगे, तब ये कौन सा रूप ले लेता है, कैंसर का रूप लेता है। तो समझ में आया कैंसर किसे बोलते हैं, कैंसर किसे बोला जाता है। और सबसे कम विभाजन कहां होता है, ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में, और सबसे ज्यादा विभाजन कहां होता है, लीवर में होता है। अब आगे कोशिका, अच्छा देखे होंगे, कई सारी पिक्चर भी देखे होंगे कि जब हेलमेट का यूज क्यों करते हैं, यही वजह होता है कि उसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका का विभाजन कौन सा कोशिकांग करवाता है, कौन सा करवाता है, सेंट्रोसोम करवाता है, आ रहा समझ में। लेकिन जिसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाएगा वो कोशिका विभाजित नहीं होगी। तो न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। न्यूरॉन्स के 2 पार्ट होते हैं, वैसे न्यूरॉन्स 3 प्रकार की होती है, एक को बोलते हैं मोटर, एक को बोलते हैं सेंसरी, एक को बोलते हैं मिक्स। तो न्यूरॉन्स में सेंट्रोसोम पाया नहीं जाता, यही वजह है कि ये न्यूरॉन्स की सेल विभाजित नहीं होती। अब आगे कोशिका के अंदर कई सारे कोशिकांग पाए जाते हैं,
जैसे एग्जाम्पल के लिए ये कोशिका मैंने बनाया। अब अच्छा देखे होंगे कई सारे पिक्चरों में हेलमेट लगाया जाता है। आज जैसे आजकल क्या किया जाता है, हेलमेट के लिए बहुत प्रचार किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि कोशिका, कौन सा कोशिका नहीं पाया जाता? सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है ना। और कई सारी पिक्चर जैसे गजनी में देखे होंगे। गजनी में क्या किया गया था कि उसको मार दिया गया था, तो मारने के बाद कहाँ मारा था? हेड में मारा था। तो हेड में मारने के बाद उसकी याददाश्त क्या हो जाती है? निकल जाती है। तो फिर वो क्या करता है, कोई भी चीज को लिख लेता है और 15 मिनट के अंदर भूल जाता है। तो भूले ना इसलिए पूरे बॉडी में लिख लेता है और गजनी बन जाता है। जैसे तेरे नाम देखे होंगे, तो तेरे नाम में भी सलमान खान क्या किया करता है? भूल जाता है, भटक जाता है, फिर पागल खाना पहुंच जाता है ना। तो ये दोनों कैसे गए थे पता है? ये दोनों प्यार के चक्कर में गए थे, लव के चक्कर में गए थे। तो लव का परिणाम देख लो, गजनी और तेरे नाम। तो कभी भी अगर प्यार करना का इल्जाम देखना हो, अगर परिणाम देखना हो, तो क्या देख लो? गजनी और तेरे नाम देख लो। ठीक है, तो प्यार करने से पहले इल्जाम देख लो, अगर ना पता हो तो क्या देख लो? गजनी और तेरे नाम देख लो। फिर आगे देखिए, जो सेल होती है ना, सेल के बाहर ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसोम। जबकि ये वाला पार्ट कहलाता है सेंट्रोसोम, और ये वाला न्यूक्लियोसोम। सेंट्रोसोम में कई सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए माइटोकॉन्ड्रिया, एग्जाम्पल के लिए लाइसोसोम, एग्जाम्पल के लिए गोल्जी बॉडी, एग्जाम्पल के लिए वैक्यूल, एग्जाम्पल के लिए सेंट्रोसोम, एग्जाम्पल के लिए राइबोसोम। कई सारे पाए जाते हैं। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल, तो कई सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। और इसी के चारों तरफ ऐसे आकृति होती है जिसको बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इन सब का काम अलग अलग होता है। पूरे बॉडी में आपको पता है कि ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, वैसे ही सेल में भी क्या पड़ती है? ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो सेल में ऊर्जा का सप्लाई या ऊर्जा कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। अब ये बनता कैसे होगा? बनता कैसे होगा? हम जैसे सांस लेते हैं, इनहेल किए, क्या इनहेल किए? कई सारे गैसेस इनहेल किए। ये सांस लिए तो कहां पहुंचा? ये ट्रैकिया, फिर ब्रोंकियोल, फिर एल्बुलाई, फिर लंग्स में पहुंचा। तो ये तो टंकी है एक तरह का। सांस लिए, इकट्ठा किए, अब ये कहां जाएगा? तो होता क्या है कि जैसे ये सांस लिए और ये कहां पहुंच गया? ये लंग्स में पहुंच गया। तो लंग्स में तो गैस भर गई, हवा भर गई, अब ये जाती कहां होगी? तो लंग्स के एल्वुलाई जो होती है ना, उसमें कई सारी रक्त वाहिकाएं होती है। अब आपको पता है रक्त वाहिका कितने प्रकार की होती है? रक्त वाहिका 3 प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं धमनी, एक को बोलते हैं सीरा, एक को बोलते हैं केशिका। तो धमनी का काम क्या होता है? तो इसमें धमनी का काम होता है पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को क्या करवाना? पहुंचाना। इसीलिए बोलते हैं कि धमनी में क्या बहता है? शुद्ध रक्त। और पूरे बॉडी में जैसे ये पहुंचा दी, मान लेते हैं कहीं कोई भी सेल में पहुंचा दी, तो ये ऑक्सीजन को क्या कर लिया? यूज कर लिया। अब ये यूज कौन करता है? सेल में कौन यूज करता है? सेल में ऑक्सीजन को यूज करने के लिए बैठा होता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया इसका श्वसन करता है, इसी को बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। कोशिका के अंदर जब श्वसन हो तब इसको क्या बोलते हैं? कोशिकीय श्वसन। इसका ऑक्सीजन इनहेल किया कौन? माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी कई सारी लेयर्स होती हैं। क्रिस्टी बोला जाता है, F1 पार्टिकल बोला जाता है, तो कई सारी लेयर्स होती हैं। तो
ये ऑक्सीजन गई, अब ये यूज करेगा। अब यूज क्यों करेंगे? ऑक्सीशोषण के लिए। जैसे ही ऑक्सीशोषण होगा कोशिकीय श्वसन होगा। तो कोशिकीय श्वसन किया क्यों जाता है? जो हम खाए होते हैं तो किस फॉर्म में होता है? ग्लूकोज के फॉर्म में, फैट के फॉर्म में, प्रोटीन के फॉर्म में होता है। तो उसको तोड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो ये ऑक्सीजन जाता है और ग्लूकोज टूट जाता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। टूटता है दो भागों में, एक पानी और एक कार्बन डाइऑक्साइड। तो पानी का यूज तो सेल कर लेती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना पड़ता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए यहां जुड़ी होती है सेल से ही क्या? कई सारे सिरिकाएं। और सिरिकाएं मेन ब्रांच में आती है जिसका नाम है क्या? सीरा। क्या नाम है? सीरा। और सीरा से CO2 कहां पहुंच गया? फिर से लंग्स में पहुंचा और CO2 बाहर कर ली जाती है। तो यहां पास पूरी मैकेनिज्म ही होती है। तो ऊर्जा कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और कितना बनाता है? 38 ATP। कौन से साइकिल के थ्रू? क्रेब्स साइकिल के थ्रू। ठीक है। फिर अगला है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है? जैसे सपोज करिए माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो गया या खत्म हो गया, वैक्यूल खत्म हो गया, सेंट्रोसोम खत्म हो गया। तो जैसे आदमी लोग खत्म हो जाते हैं, मानव खत्म हो जाते हैं, तो या तो उसको जलाना पड़ता है या तो उसको दफनाना पड़ता है। तो अगर सेल के अंदर इतने सारे मनई हैं, ये मनई को क्या बोलते हैं? कोशिकांग। ये मनई अगर खत्म हो जाए तो कहां जाएंगे? तो इनके लिए होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है? इन सभी मनई जो खराब हो जाते हैं, जो काम नहीं करते, जो काम नहीं करता, तो इसका क्या करने लगता है? ये भक्षण करने लगता है। भक्षण मतलब खा लेता है। और इतना खतरनाक बन जाता है, खाते 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 ये भूल जाता है कि ये अपने आप को भी खा लेता है। और अपने आप को जो कोई खाएगा तो क्या करेगा? आत्महत्या न करेगा। इसलिए लाइसोसोम को क्या बोला जाता है? आत्महत्या की थैली बोला जाता है। इसीलिए इसको सुसाइडियल बॉडी बोला जाता है, या हिंदी में आत्महत्या की थैली बोला जाता है। अब दूसरा है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या करवाता है? गोल्जी बॉडी का मुख्य काम होता है एनर्जी का ट्रांसफर करना या एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना। सपोज करिए मैं चल फिर नहीं रहा हूं क्योंकि मैं लंगड़ा हूं, है ना, मेरा पैर टूटा है। तो अब मेरा पैर का काम क्या हो रहा है? कम हो गया, लेकिन एनर्जी तो पैर में उतने न बन रही है, 38 ATP बन रही है। तो पैर का काम तो हो नहीं रहा है, तो पैर की एनर्जी जाएगी कहां? तो पैर की एनर्जी मैं क्या करूंगा? दूसरे जगह कहां ले आऊंगा? मुंह में ले आऊंगा। और मुंह से क्या पढ़ा करूंगा? पढ़ाऊंगा। और दिन भर पढ़ाऊंगा तो पैर की एनर्जी या मेरा कोई अन्य आर्गन काम नहीं कर रहा है, तो वो एनर्जी आएगी कहां? जहां काम हो रहा है। तो एनर्जी का ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी। अगर ये पैर की एनर्जी मेरे मुंह में नहीं आती तो मेरी आवाज कैसे होती? गोल्जी बॉडी ऊर्जा का परिवहन करवाती है। मैं बहुत धीमे बोलने लगता। तो मेरी एनर्जी बनी रहे, तो जिस जगह एनर्जी का यूज नहीं हो रहा है वहां से एनर्जी कहां जाती है? जहां यूज हो रहा है। तो ऊर्जा का परिवहन कौन करवाता है? ऊर्जा का परिवहन करवाता है कौन? परिवहन करवाता है कौन? गोल्जी बॉडी। इसीलिए अच्छा, परिवहन मतलब समझ गए, सड़क, रोड मार्ग। और रोड में लगी होती है क्या? पुलिस लगी होती है। कौन सी पुलिस? ट्रैफिक पुलिस। वैसे ही परिवहन करने के लिए गोल्जी बॉडी होता है, और गोल्जी बॉडी को पूरे सेल का पुलिस माना जाता है। और कौन सा पुलिस माना जाता है? ट्रैफिक पुलिस। तो इसका कॉमन नेम है, जैसे इसका नाम पावर हाउस है, इसका नाम है सुसाइडियल बॉडी, इसका भी नाम है ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। इसका क्या नाम है? ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। ये कुछ लिक्विड मटेरियल, फैट एंड प्रोटीन का क्या करती है? सिक्रीशन करती है, और इसीलिए इसको सिक्रेटरी ऑफ सेल भी बोलते हैं। दूसरा है वैक्यूल।
वैक्यूल का काम होता है पानी को स्टोर करना, क्योंकि हम पानी पीते हैं, आपको पता है कि 80% हमारा पूरा बॉडी पानी से बना हुआ है। तो पानी पीने के बाद ये पानी जाता कहाँ है, तो पानी स्टोर होता है छोटे छोटे बैग में। ये छोटे छोटे बैग क्या होते हैं, वैक्यूल्स होता है। तो वैक्यूल का काम क्या होता है, पानी को स्टोर करना। फिर अगला है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम तो मैंने अभी बताया कि सेंट्रोसोम का काम होता है कोशिका का विभाजन करना, इसलिए इसको सेल डिवाइजरी बोला जाता है, कॉमन नेम। अगला है राइबोसोम। राइबोसोम का काम क्या होता है, राइबोसोम जैसे मुझे लग जाता है तो ये बनाने का काम कौन करता है, प्रोटीन है ना बनाएगी, और प्रोटीन नया सेल बनाएगी। तो प्रोटीन का क्या काम होता है, मरम्मत करना। कट पिट जाओ तो क्या करना, मरम्मत करना, इसीलिए इसको बिल्डिंग ऑफ द सेल कहा जाता है, प्रोटीन को। लेकिन प्रोटीन बनाता कौन होगा, तो प्रोटीन बनाने का काम किसका है, राइबोसोम का, इसीलिए इसका नाम है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। अब अगला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे हमारे शरीर का ढांचा कंकाल बनाता है, वैसे सेल का ढांचा, सेल कैसी होगी इसका ढांचा निर्धारित करता है कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसलिए इसको स्केलेटल सेल कहा जाता है, स्केलेटल ऑफ द सेल कहा जाता है। कोशिका का कंकाल तंत्र किसको बोला जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक को बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम होते हैं, जबकि राइबोसोम नहीं होता तो उसकी सतह चिकनी हो जाती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे ही बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।